अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है इतिहास का, उसका चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर, और ये पार्ट 1 है। तो आइए देखते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े-बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो आप क्या बताइएगा? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 1707 में, 1707 ईस्वी में। और उनकी मृत्यु होने के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े-बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे-जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। तो ये इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे कैप्टन हडसन और बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। अच्छा, औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। बहुत बुरा हुआ इनके साथ। तो आइए यहाँ पे इसको देखते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। यहाँ से काफी सवाल बन सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल बन सकते हैं कि आ, कुछ ऐसे सवाल यहाँ से बन सकते हैं कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की कौन सी महारानी से चार्टर मतलब इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिला? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, है ना। और ऐसा भी सवाल बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर मतलब इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। लेकिन कौन सी ईस्वी में, कौन से सन में? तो 1600 में, है ना। तो इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। एक बार फिर से, इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी, कोई और व्यापारिक कंपनी, है ना, इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपटीशन नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो, तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। जैसे यहाँ पर वाणिज्यिक क्या है, ये वाणिज्यिक क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है।
वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाना होता है ना। आप इसको मुनाफा कमाया मतलब मुनाफा कमाना समझ सकते हैं, सस्ती चीजों को महंगी दाम पर बेच के। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। किसने किसने दर्ज करा ली थी? पुर्तगालियों ने, है ना। पुर्तगालियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को ड गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को ड गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। भारत तक पहुंचने में समुद्री मार्ग तक, भारत तक पहुंचने तक, है ना, समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ठीक है, पहले पुर्तगाल आए। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो अगर आप इसको ऐसे देखें, इसको कैसे याद करेंगे कि पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पी डी एफ, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और बीच में आप बी घुसेड़ दीजिए, मतलब बी, अगर हम डी और एफ के बीच में रख देते हैं तो देखिए क्या होता है। पी से क्या हो जाएगा? पोर्टुगीज मतलब पुर्तगाल, डी से डच, बी से ब्रिटिशर्स अंग्रेज, और एफ से फ्रांसीसी, फ्रांस के लोग, है ना। इंग्लिश में लिख देते हैं, माफ कीजिएगा हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, इसको फ्रांसीसी, ऐसे। तो ऐसे याद रख सकते हैं, पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर फ्रांसीसी आए, है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। यूरोप के बाजारों में किस किस चीज की मांग थी? सूती कपड़े, बारीक सूती कपड़े और रेशम की बहुत ही जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से, माफ कीजिएगा, प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी, है ना। इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे, है ना। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। ये आए थे ये आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन अब ये सब लड़ाई लड़ाई करने लगे। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। यह जो व्यापार था ये हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। देख रहे हो, ये सब आए थे ये सब आए थे व्यापार करने, लेकिन लेकिन लड़ाई करने लगे, है ना। ठीक है, तो अभी आपको ये याद रखना है
कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, और ये जो औरंगजेब है, बताना जेल से होगा कि जेल से शायद होता है, और ये जो औरंगजेब है इसकी डेथ कब हुई, इसकी डेथ हुई 1707 ईस्वी में वैसे। और ये आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह थे, ये आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह थे, है ना, ये आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह थे। और फिर पहले, है ना, 1498 में पुर्तगाल का वास्को डी गामा, है ना, समुद्री मार्ग ढूंढा भारत तक आने को, है ना। मतलब पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, और फिर फ्रांसीसी आए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि समय बचाने के लिए आप इसको 1.5x या फिर 2x पर करके देखें। और हम जहाँ जहाँ भी जो जो भी हाईलाइट किए हैं आप भी हाईलाइट कर लें, और जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, तो आप इसको एक बार खुद से माफ़ कीजिएगा, रीडिंग दीजिएगा, है ना। आप इसको एक बार खुद से रीडिंग दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई? 1651 में। कहाँ? हुगली नदी के किनारे। एक बार फिर से, पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे 1651 में, है ना, शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। एक बार फिर से, व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। और 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालिकाता था, एक गांव कालिकाता था जो बाद में क्या हो गया? कलकत्ता, और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। एक बार फिर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये जो ये जो कलकत्ता है, ये जो कलकत्ता है, ये कालिकाता से आया है, और अब हम इसे कोलकाता कहते हैं, है ना, इसको अब कोलकाता कहा जाता है। तो कंपनी ने मुगल सम्राट माफ कीजिएगा, औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। ये कंपनी की बात हो रही है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान क्या होता है? एक शाही आदेश होता है। फरमान एक शाही आदेश होता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दें, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मजबूत अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, लेकिन कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी। ये कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, लेकिन कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों न करते? इसको एक बार देख लेते हैं। मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1817 में। ये जो चित्र बनाया है, ये विलियम सिम्पसन ने बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव है। अच्छा,
यहाँ पे देखते हैं। व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। अच्छा बताइए तो, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? हाँ, 1707 ईस्वी में। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। देखो, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। और जो है ना, मुर्शीद कुली खां के बाद कौन नवाब बने? अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उससे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। इतना इतना काम, मतलब कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, कंपनी तो टैक्स चुका ही नहीं रही थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को माफ कीजिएगा, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार क्या हटा दे? टैक्स हटा दे, शुल्क हटा दे। कंपनी को इसी बात का भी यकीन था, इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध में के रूप में हुई। अच्छा, इसको देखने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कठपुतली क्या होती है। यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए हम क्या कहते हैं? कठपुतली कहा जाता है उनको, है ना। अगर मजाक उड़ाना है जो किसी और के इशारों पर चलता है तो हम उनका मजाक उड़ाने के लिए कठपुतली कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्लासी का युद्ध। जहां जहां हमने हाईलाइट किया है आप भी हाईलाइट कर लें और जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप इसको एक बार खुद से पढ़ें, एक बार नहीं कम से कम 2 बार पढ़ें इसको। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। एक बार फिर से, अलीवर्दी खान की माफ कीजिएगा यार, मृत्यु कब हुई? 1756 में। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। औरंगजेब की मृत्यु 1707 और अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756। और जब ये अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई तो कौन कौन नवाब बने बंगाल का? सिराजुद्दौला। कंपनी, इसको मिटा देते हैं वैसे, है ना। होगा भाई, ठीक है, ये वाला। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि अब कि कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। अब देखो, जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो
30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। ये जो सिराजुद्दौला है, जो कि अलीवर्दी खान के मृत्यु के बाद नवाब बने बंगाल के, है ना, तो ये जो है ना अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स, ये चाहते थे कि हम इनको कठपुतली बना ले, लेकिन ये आसान नहीं था। ये वो मतलब नाकामयाब हो गए इसे इसे करने में। तो अब ये जो सिराजुद्दौला है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि तुम सब तुम सब क्या क्या करो, उन्होंने हुक्म दिया कि राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दो और किलेबंदी रोको और बाकायदा राजस्व चुकाओ, है ना। उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा। तो जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार ही नहीं हुए, तो जो सिराजुद्दौला ये 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने मतलब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजी ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने पीछे के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चले। अच्छा, इसको देखिएगा, ये वाला जो है ना, यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है और आपको याद भी कर लेना है वैसे। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। अगर बोला जाए अगर बोला जाए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी, है ना, मतलब अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, तो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, है ना, प्लासी के मैदान में। तो नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति, जिसका नाम मीर जाफर है, कि कारगुजारियों भी थी, माफ कीजिएगा, कारगुजारियां भी थी। तो इसको ऐसे समझिए आप, ये जो सिराजुद्दौला है, इनका इनके सेनापतियों में से एक सेनापति जिसका नाम मीर जाफर है, ये इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, इसने रॉबर्ट क्लाइव के साथ हाथ मिला लिया। इसने रॉबर्ट क्लाइव के साथ हाथ मिला ले लिया। तो मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर अपने साथ हाथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को अपने में मिला लिया और यह कह के मिलाया कि जब सिराजुद्दौला को हटाकर तुमको नवाब बना दिया जाएगा। तो यही था, इसी इसी लालच में धोखा दे दिया मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को। ठीक है, इसको पढ़ लिया जाए। चलिए इसको पढ़ लिया जाए। संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, वाणिज्यिक का मतलब क्या है, मुनाफा आप एक तरह से कह सकते हैं, है ना, सस्ती चीजों को महंगी चीजें में ज्यादा ज्यादा दाम में बेचना। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध माफ कीजिएगा, रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। वो नहीं चाहता था कि मैं लड़ाई करूं, है ना। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। वो ऐसा क्यों करेंगे। वो तो व्यापार करने आए थे ना। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो उनका मूल उद्देश्य क्या था। व्यापार को फैलाना था उनका मूल उद्देश्य। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। फिर जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। रुकिए, इसको एक बार ऐसे समझिए, बहुत हो गया है ना। यहाँ पर इसको आप ऐसे ऐसे करके समझे। इससे लेते हैं, इसको ऐसे करके समझिए। देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई। 1757 में। और इसमें जीत किसकी हुई। अंग्रेजों की, है ना, ब्रिटिशर्स की। अंग्रेजों की जीत हुई। तो जब इसमें अंग्रेजों की जीत हुई तो इस जीत का कारण क्या था। अंग्रेजों की जीत का कारण ये था। अंग्रेजों की जीत का कारण ये था कि धोखा दे दिया किसने। मीर जाफर ने धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को। मीर जाफर ने धोखा दे दिया। और कैसे धोखा दिया। जो रॉबर्ट क्लाइव है, जो कि बैटल ऑफ प्लासी में नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिशर्स की, उसने इससे कहा कि मेरे साथ हाथ मिला लो, मतलब कुछ ऐसा ही कहा होगा। हाथ मिला लो और सिराजुद्दौला को हटाकर तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा। और जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया और जब इसने विरोध करना शुरू किया तो फिर इसको हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। और फिर जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो फिर बक्सर की युद्ध हुई। बैटल ऑफ बक्सर जो कि कब हुई। जो कि कब हुई। 1664 में। 1664 में हुई बक्सर की युद्ध। माफ कीजिएगा 1764। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा 1764 में। अरे यार, बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुई, है ना। और फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई और इसमें किसको हराना पड़ा। इसमें मीर कासिम को हराना पड़ा। और फिर मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। नवाब को हर महीने कितने रुपए चुकाने थे। 5 लाख। फिर 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, फिर जो है ना कि 1765 में मीर जाफर की भी मृत्यु हो गई। मीर जाफर की भी मृत्यु 1765 में हो गई। तो आपको क्या क्या याद रखना है। आपको क्या क्या याद रखना है। आपको ये सारी चीजें याद रखनी होगी। और कठपुतली नवाबों के साथ अपने अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण अपनी
दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। उन्हें, है ना, बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। अच्छा, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। कब? 1765 में, 1765 में, इसको याद रखिएगा। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। अच्छा, इसको थोड़ा देख ले क्या। अच्छा, नवाब की क्या क्या शिकायतें, नवाब की शिकायतें देखिए, नवाब क्या शिकायतें करते हैं। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहां मजबूत किले ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपया राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। ये बात थी। अच्छा, इसको देखते हैं। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, चेन्नई आया था, तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1743 में, ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट क्लाइव जब 1743 में इंग्लैंड से मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, आया था, तो इसकी उम्र 18 साल थी। फिर 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत कितनी थी? 4,01,102 पौंड के बराबर थी। 4,01,102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। अच्छा, 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली, है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। और यही रॉबर्ट क्लाइव था जिसने अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया प्लासी के युद्ध में। ठीक है। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया।
उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था, है ना। ये जो नवाब है ना, ये हिंदी है, मतलब ये भारतीय शब्द है नवाब, जो कि अंग्रेजी संस्करण बन गया नवाब। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। इसको पढ़ लिया जाए क्या? इसको तो पढ़ ही लिया है। नहीं, इसको पढ़ लेते हैं, इसको नहीं पढ़े, इसको नहीं पढ़े, इसको मिटा देते हैं वैसे। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, क्लाइव खुद को कैसे देखता था? संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। ताकतवर राजा मतलब, याद कीजिए, क्या कौन सा होगा? अरे वही सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला। ठीक है, मेरे इशारों पर चल रहा था। और मतलब कैसे, इसके इशारों पर कैसे चल रहा था? किसने धोखा दिया था? मीर जाफर ने। मीर जाफर ने धोखा दिया था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसको देखते हैं। कंपनी का फैलता शासन। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। अच्छा, बक्सर की लड़ाई 1764, एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना बता रहे हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ बताइए। हाँ, बक्सर का युद्ध 1764 में। इस दोनों युद्धों को आप याद रखिएगा कब हुआ। ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट, रेजिडेंट क्या होता है? अच्छा, हम आपको बताएंगे, मतलब रेजिडेंट आगे पता चलेगा। रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी को अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल, जो कि 1798 से 1805 तक रहे, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। ये देखिए, ये कौन है? ये है शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला, ये अलग है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, इसको भी एक बार देख लीजिए। निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा मतलब निर्देश, और अधीनस्थता मतलब दब्बूपन। यहाँ पे रेजिडेंट, रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी?
कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। पता चला रेजिडेंट क्या होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल-पुथल पैदा हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब जो पढ़ने वाले हैं। जब भी आप देखें शेर ए मैसूर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए टीपू सुल्तान। जब भी आप देखें शेर ए मैसूर, तो आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए? टीपू सुल्तान। एक बार फिर से, शेर ए मैसूर, हाँ टीपू सुल्तान। शेर ए मैसूर मतलब टीपू सुल्तान। शेर ए मैसूर मतलब टीपू सुल्तान। क्लियर है? जब भी शेर ए मैसूर आए, टीपू सुल्तान आपके दिमाग में आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। ये है टीपू सुल्तान। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मैसूर बहुत ही ताकतवर हो चुका था। एक बार फिर से यहाँ पे हैदर अली देखिए। हैदर अली, माफ कीजिएगा, हैदर अली हैदर अली का शासनकाल कब से कब तक है? 1762 से, माफ कीजिएगा, 1761 से, सॉरी, अरे यार, 1761 से 1782 तक, 1761 से 1782 तक। और वहीं पर इसका जो बेटा है, मतलब इनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान, मतलब शेर मैसूर, टीपू सुल्तान, ये 1782 से लेकर 1799 तक इन्होंने शासन किया। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया और सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था, है ना। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। मतलब जो टीपू सुल्तान है, ये जो टीपू सुल्तान है, ये जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, इनके साथ जो है ना अच्छा रिलेशन था, है ना, इनके साथ अच्छा रिलेशन था। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक बार इसको फिर से पढ़िए, इसको आप एक बार फिर से पढ़िए। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था और मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। और 1785 में कब 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया और सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। ठीक है। और जो है ना कि टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी चीज लिखी हुई है। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए, है ना, आग बबूला, बहुत ही गुस्सा हो गया वैसे अंग्रेज, ये किया मतलब अगर इन्होंने जो किया टीपू सुल्तान ने।
उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। किनको लगता था ये? हैदर अली को। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप और रिजल्ट में क्या मिला? मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। कितनी बार? कितनी बार? 4 बार। एक 1767-69, 1780 से 84, माफ कीजिएगा, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। अब देखिए, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। मतलब श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में है ना, कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। ये जो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में है ना, कंपनी को सफलता मिली और ये जंग करते करते ये मारे गए और मैसूर का काज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। बहुत बुरा हुआ वैसे। अच्छा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये वाला पहले देखते हैं इसको। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म द्वारा चित्रित। 1793। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों की संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों का ऐसा दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। अच्छा, यहाँ पे टीपू की कहानियां क्या है? मतलब ऐसे एक कहानी है, वैसे इसको देख लीजिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशवासन किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेरे मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। टीपू का खिलौना शेर। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को, याद रखिएगा, 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। एक बार फिर से यहाँ पर ये बात जो लिखी हुई है ना, ये बहुत ही गहरी बात है। ये बहुत ही गहरी बात है कि यहाँ पर देखिए 4 मई 1799 को, मतलब मतलब क्या, श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई थी वो 4 मई 1799 को हुई, है ना। और मैसूर की जो राजधानी है वो श्रीरंगपट्टनम है और इसकी रक्षा करते हुए, मैसूर की राजधानी जो कि श्रीरंगपट्टनम है, इसकी रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए अंग्रेज, है ना। तो ये थी अच्छा हाँ, हम कहानी। आपको कुछ होमवर्क देते हैं जो कि आप इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। बताइए कि टीपू सुल्तान का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, और हैदर अली का शासनकाल कब से कब तक था, और मीर जाफर की डेथ कब हुई। ये आपको बतानी है कमेंट में। और हाँ, जब हम इसको पढ़ा रहे थे तो शायद हम कुछ गलती किए होंगे, तो उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। और ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।